हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल सक्सेस स्पिरिट पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन आप भारतीय रेलवे में बन सकते हैं। क्या क्या इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या इसकी उम्र सीमा होती है और कितने पद आ सकते हैं। क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है इस भर्ती को आए, लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो अब ये भर्ती हो सकता है आ जाए। और अभी भारतीय रेलवे ने एक आरटीआई का जवाब में भी काफ़ी लगभग 3 लाख से ऊपर पद खाली बताए हैं। तो जल्दी हम ये भर्ती भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होती है इसकी सैलरी, किस तरह से आप लोको पायलट बन सकते हैं भारतीय रेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसके लिए योग्यता होती है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या वेतनमान है, यानी क्या सैलरी है आपकी, और कब तक ये वैकेंसी आएंगी और कितने संभावित पद हो सकते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जॉब के लिए, आपको होना चाहिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास प्लस 10th प्लस आईटीआई। ठीक है। और आईटीआई में आपकी ट्रेड्स होती हैं, कोई फिटर से होता है, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग यानी आरएसी इसको बोलते हैं। इस तरह से आपकी ट्रेड होती है, तो आप इन किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं। इसके अलावा आपको होना चाहिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव। तो ये भी ट्रेड्स हैं इन सब में किसी में भी। इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक यानी 3 इयर्स डिप्लोमा हो सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं आप, इसको पॉलिटेक्निक भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर बीटेक करी हो तो वेल एंड गुड है, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अब देखते हैं टेक्नीशियन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो टेक्नीशियन के लिए भी लगभग सिमिलर सी है, बीटेक वाले नहीं है। इसमें चाहिए आपको 10th प्लस आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कोर्स 10th प्लस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है टेक्नीशियन के लिए। एग्ज़ाम प्रोसेस दोनों का लगभग सेम है, वैकेंसी एक साथ ही आएंगी, एक ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन लोको पायलट में एक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा है, तो वो अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी एज है, कितनी एज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, यानी 18 से 28 के बीच के जो भी लोग होते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एज क्राइटेरिया हो गया। अब ये देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस किस तरह से होती है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी पोस्ट के लिए होता है CBT 1, यानी एक आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड वो। फिर आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा। फिर थर्ड एग्ज़ाम होगा आपका साइको टेस्ट, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। और फोर्थ फिर आपका फाइनल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें आपका लगभग 4 चरण हो गए। और आरआरबी टेक्नीशियन जो वैकेंसी है उसमें आपके CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई CBAT नहीं है, यानी उसमें आपके साइको टेस्ट नहीं है। तो उसमें आपको 2 ही एग्ज़ाम देने हैं, फिर आपका सीधा टीवी होता है उसके बाद में। चलिए देखते हैं किस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो जो Tier 1 होता है, मतलब CBT 1 जो होता है, ये होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके आपकी कट ऑफ बनती है, उसके बेसिस पे वैकेंसी उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे इस एग्ज़ाम के बेसिस पर। तो ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और बाकी मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 15 टाइम्स कैंडिडेट मल्टीप्लाई करके कट ऑफ बन जाएगी। इसमें आपके मैथ्स आती है, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है। तो इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है, फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ये ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए ये Tier 1 एग्ज़ाम होता है CBT 1। अब स्टेज 2 एग्ज़ाम जो होगा CBT 2 जिसको हम कहते हैं, ये क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें आपके मैथ्स आती है,
रीजनिंग आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपकी साइंस प्लस कुछ पोर्शन कह सकते हैं ड्राइंग वगैरह, इन तरह के इनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। साइंस के सवाल थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब थोड़े से फिजिक्स के सवाल पूछ लिए जाते हैं, हल्की फुल्की कैलकुलेशन होती है, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स होता है, जो सब है ही। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा इसके मार्क्स आप पे जुड़ते हैं, ठीक। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है। इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम होता है आपका पार्ट बी, इसमें 2 चरणों में आपका पार्ट ए पार्ट बी 2 में एग्ज़ाम होता है। पार्ट बी जो होता है ये ट्रेड का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड रही है, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा उसके लिए। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आप किस ट्रेड से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो ट्रेड आप सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होता है। और इसमें ये एग्ज़ाम दोनों एक साथ ही होंगे, इनके लिए अलग से आपको वो नहीं करना, एक बार में ही दोनों एग्ज़ाम होंगे। पहले ये हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे जो ट्रेड से पूछे जाएंगे। उसमें आपको क्वालिफाइंग इन नेचर ये एग्ज़ाम है, आपको 40% लगी, 40% नहीं 35% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ये देखिए, आपका असिस्टेंट लोको पायलट में एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, जो है आपका साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये है CBIT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये ओनली ALP के लिए होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो लास्ट पे काउंट होते हैं। इसमें आपको एक T स्कोर जनरेट होता है, एक T स्कोर जनरेट होता है, वो आपके लास्ट में फाइनल सिलेक्शन में काउंट होता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 42%। यदि आपके किसी भी टेस्ट में 42% से कम मार्क्स रह गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत, इस पॉइंट अच्छे से याद में रखना आप कि 42% आपको हर टेस्ट में, उसमें 4 या 5 तरह के टेस्ट होते हैं, लगभग डिस्क होते हैं और कुछ पटरियों के बारे में पूछा जाता है, स्टेशन के नाम वगैरह याद रखने होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको वो याद रखना है। 42% क्वालिफाइंग है हर टेस्ट में। अगर नहीं कर पाते आप तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो एग्ज़ाम के लिए। यदि सब में 42% आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद में आपका जो एवोल्यूशन होगा मार्क्स का वो इसके बेसिस पे होगा। तो आपका 70% जो वेटेज है वो तो होगा पार्ट ए ऑफ सेकंड स्टेज CBT, ठीक। पार्ट ए, पार्ट बी तो क्या था आपका, पार्ट बी में आपकी थी ट्रेड। तो ट्रेड वाले जो एग्ज़ाम था उसके मैंने बताया था क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, काउंट होंगे सिर्फ पहले वाले एग्ज़ाम के यानी पार्ट ए के, ठीक। उसके बाद में आपका 30% वेटेज होगा, वो होगा मार्क्स ऑब्टेन इन CBIT। इसमें आपके जो मार्क्स आएंगे इसका 30% आपका काउंट होगा। 70-30 का रेशो है। इसको जोड़ने के बाद में आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके लिए कट ऑफ निकलती है और उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो ये, इसको कई बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते काफ़ी अच्छे नंबर लाने के बाद भी। अब पता नहीं कई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हाँ ये एक इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छा होता है साइको इसका। SM में, गार्ड में और लोको पायलट में साइको एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक। अब मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, सभी जानना चाहते हैं कि सैलरी किस तरह से बनती है, लेकिन हाँ रनिंग स्टाफ जो है रेलवे का, यानी कि लोको पायलट, एक सेकंड, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, इनकी जो सैलरी होती है ये कुछ अलग तरह से बनती है, नॉर्मल सैलरी से अलग बनती है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। तो जो बेसिक पे है इसका लोको पायलट का वो है 19,900, यानी 1900 ग्रेड पे की नौकरी है ये। DA करंट गवर्नमेंट में 42% चल रहा है। HR है, एक सिटी में 27, वाई सिटी में 18%, जेड सिटी में 9% मिलता है। तो अपन लगभग बीच वाली सिटी कंसीडर करेंगे, वाई सिटी। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सैलरी बताऊंगा क्या बनती है। इसके अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, TA मिलता है, लगभग इतना मिलता है अप्रोक्स। किलोमीटर अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं माइलेज। तो लोको पायलट की बेसिकली सैलरी इसी पे डिपेंड करती है, किलोमीटर अलाउंस से सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। एक होता है आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस यानी NDA, यानी जो रात को नाइट ड्यूटी आपकी जो रहती है उसके लिए भी आपको रेल अलाउंस देती है। तो इस तरह से सबको जोड़ के, उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपको लीव अलाउंस मिलता है, एक आपको NH अलाउंस मिलता है, जो नेशनल हॉलीडे होते हैं अगर उनमें आप ड्यूटी करते हैं तो आपको उनका पैसा भी मिलता है।
तो ऐसे और भी चीज़ें जुड़ती हैं, बट एक मोटा मोटी मैं आपको सैलरी का अंदाज़ा दे देता हूँ। चलिए देखते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रनिंग अलाउंस की सैलरी में, यह है 30% फैक्टर 1.3। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी भी और जॉब में अगर 20,000 बेसिक पे है, तो उसको सारे DA HRA ये सारे जो भी होते हैं, ये अलाउंस, ये सब आपको इसी सैलरी पे बेसिस पे मिलते हैं। बट रनिंग अलाउंस, रनिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी में थोड़ा अंतर होता है। 20,000 का पहले 30% एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यानी 1.3, यानी 26,000। अब आपको DA और HRA इस पे मिलेंगे। बेसिक आपको यही मिलेगी, लेकिन DA HRA जो अलाउंस है वो आपको इस पे मिलते हैं 26,000 पे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनती है सैलरी। तो देखिए, 19,900 बेसिक होती है स्टार्टिंग, जो आपकी बेसिक होगी 19,900 होगी। 1.3 यानी 30% एक्स्ट्रा पे आपका जो है अलाउंस मिलेंगे आपको, और वो लगभग मिला के जो आपकी बनेगी, यानी 19,900, ठीक, उसका 30% एक्स्ट्रा जो बनेगा उस पर आपको मिलेंगे DA और HRA, यानी 60%, ठीक। और वो जोड़ने के बाद में आपका जो टोटल आएगा, बेसिक प्लस बेसिक कितनी, 19,900, तो ये जोड़ने पे जो आपका टोटल आएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका 35,422 रुपये जो आपके बनते हैं, ये आपकी बनेगी बेसिक DA और HRA से जो सैलरी बनती है वो। अब इसमें बनाता हूँ मैं और क्या क्या जुड़ता है आपके। तो ये तो आपकी हो गई नॉर्मल सैलरी। ये आपका TA जुड़ जाएगा। किलोमीटर जो आपको पे होता है वो होता है 3.76 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो लगभग ऑन एन एवरेज, वैसे हर किलोमीटर जो डिपेंड करते हैं वो हर जगह अलग अलग वर्किंग पर डिपेंड करते हैं, पर मोटा मोटी एक 4 से 5,000 किलोमीटर भी अगर अपन पकड़े तो लगभग 18 से 20,000 किलोमीटर अलाउंस होता है। तो मैंने आपका 20,000 जोड़ लिया। इससे ज़्यादा भी बनता है लोगों का, ऐसी बात नहीं है नहीं बनता, पर हम अभी यही लेके चलते हैं। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस और ज़्यादा भी हो सकता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपका डिपेंड करता है कितनी नाइट्स आती हैं आपकी। इसके अलावा लीव अलाउंस, इस तरह से सब कुछ मिला के जो भी बनेगी आपकी लगभग 58,000 के आसपास, ये 58,122 के आसपास जो सैलरी है वो बनेगी। या मैंने जो HRA लिया है, कंसीडर जो मैंने HRA किया है वो मैंने किया है YCT का, ये ध्यान रखना आप, ठीक। नेट पे जो आपका होता है वो है 58,122 में से आपका NPS डिडक्शन हो गया ये, तो आपको जो नेट पे होगा वो मिलेगा 52,130, ठीक। इस तरह से आपको सैलरी को समझ सकते हैं। जो मेन जो चीज़ है वो है 30% फैक्टर, उसके बेसिस पे आपको ये सैलरी मिलती है। तो ये सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेबल है रेलवे में। आशा करता हूँ आप सैलरी को अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से सैलरी बनती है। चलिए अब देखते हैं कब तक आ सकती है वैकेंसी और कितने हो सकते हैं, संभावित जो पद हैं वो कितने हो सकते हैं। लास्ट वैकेंसी आई थी आपकी 2018 में, उस टाइम पद टोटल आए थे 64,000 के आसपास, ठीक। 2018 अब 2023 चल रहा है, लगभग पूरे 5 साल होने को आ गए। तो एक अप्रोक्स पद उम्मीद हो सकते हैं आपके लगभग 60,000 के आसपास, उतने ही पद, लगभग 60,000 के आसपास पद हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 से 60,000 के बीच वैकेंसी हो सकती हैं टोटल। और कब तक आ सकती है वैकेंसी, ये आप मान सकते हो कि आने वाले 4 से 5 महीनों में आपके वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक। आने वाले 4 से 5 महीनों में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 5 साल हो गए रेलवे को इन पदों पर बढ़ती की है। सेफ्टी कैटेगरी के पद होते हैं और फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट रहती भी है। धीरे धीरे रेल तो प्रोग्रेस कर ही रही है, तो ये पद भी ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी आनी चाहिए। और चुनावी साल भी है, तो वैकेंसी उम्मीद है आने वाले 4 से 5 महीनों के बीच में आपको वैकेंसी दिख जाए। जिनको भी प्रिपरेशन करनी है अभी से लगे तैयारी करने में, जो भी इस जॉब में जाना चाहते हैं अभी से तैयारी में लग जाएं आप। टाइम लगता है तैयारी करने में, तो तैयारी में लग जाएं आप। पद आएंगे जब आ जाएंगे, तैयारी करते रहो आप, जो होगा वो देखा जाएगा आगे।
ये वैकेंसी आएगी, कोई ना कोई और वैकेंसी आएगी, रेलवे जेई की वैकेंसी भी आ सकती है, चांसेस बन रहे हैं जेई की वैकेंसी आने के भी। एनटीपीसी की वैकेंसी भी वापस से अनाउंस हो सकती हैं। इस तरह से अभी रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रखें। और कोई भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको के लिए उस बारे में वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।